हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। तो ये बड़ा ही स्पेशल सेशन होने वाला है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सितंबर 2024 अटेम्प्ट का जो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया उसमें कॉस्टिंग के हमारे बैच के दोनों टॉपर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज भाई अच्छा मौका मिला है इन लोगों से टिप्स एंड ट्रिक्स समझने का, और वो सारी चीज़ों को हमारे आने वाले एग्जाम्स में हम भी उसको उपयोग कर सकें। इस पर्पज से मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो भी बच्चे Jan 25, May 25 या September 25 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं वो अपनी बेस्ट तैयारी कर पाएं और स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी चीजें सीख पाएं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू। रिद्धि अग्रवाल, शी हैज स्कोर्ड 82 इन कॉस्टिंग एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। एंड देन चेतन बत्रा जिन्होंने 80 इन कॉस्टिंग स्कोर किया है। सो इट्स अ वेरी गुड मार्क्स यार। 80+ तो सीए में किसी भी सब्जेक्ट में लेकर आना इज नॉट दैट इजी। इस बार कॉस्टिंग का पेपर बहुत इजी नहीं था, इट वाज लाइक अबव एवरेज। तो उस हिसाब से 80 लाना इज वेरी 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 कमेंडेबल और वेरी अप्रिशिएबल। तो बहुत अच्छी बात है। वन बाय वन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं रिद्धि को इनवाइट करना चाहता हूँ। रिद्धि, हेलो सर। कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया, आप कैसे एकदम हैं? बढ़िया। यस। तो जिस दिन रिजल्ट आया एक शॉर्ट में बताना कि क्या रिएक्शन था आपका खुद का और फैमिली का, क्या मोमेंट था वो। सर मूवमेंट तो एकदम सर अनएक्सपेक्टेड था। और सर एकदम से रिजल्ट आ गया था, सो वी ऑल वर वेरी हैप्पी। एंड सर रिजल्ट इतना अच्छा आया था तो ऑफ कोर्स सर वो सेलिब्रेशन वगैरह सब डबल हो गया था। अच्छा, तो घर में सब हैप्पी? यस सर। तो अब तो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आर्टिकलशिप के लिए हंटिंग चालू हो गई होगी, राइट? यस सर। राइट। तो चेतन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। यस सर, आपको भी बोलिए ना कॉन्ग्रेचुलेट सर। करना चाहूंगा। 18 कॉस्टिंग इज वेरी गुड। बट पहले ये थैंक यू सो बताइए कि मच जब सर। रिजल्ट आया उस समय यस आपने सर। जब रिजल्ट देखा तो आपका क्या रिएक्शन था, और आपके साथ जो लोग थे या आपने जो अपनी फैमिली को बताया होगा जी उनका सर। क्या रिएक्शन था? सर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बहुत खुशी हुई, मतलब सब बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। एंड दीपावली भी थी तो सर सेलिब्रेशन डबल हो गई। हाँ, दीपावली था तो इस बार सेलिब्रेशन डबल हो गया। यस अनएक्सपेक्टेड सर। इन व्हाट सेंस, मतलब नंबर्स एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड नहीं थे सर या? इन द सेंस कि कॉस्टिंग में 14-15 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया था। कितने का? तो 14 से 15 मार्क्स का। ओ। तो मतलब एक क्वेश्चन जो था लास्ट वाला वो छूट गया था, तो मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि 70 अराउंड आएगा। बट हम्म। 80 थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब जितना करके हम वो पूरा सही है टाइप का। हाँ, मतलब 85 का आपने यस अटेम्प्ट किया सर। और 80 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब काफी एक्यूरेसी कहलाई आपके अटेम्प्ट करने में। बहुत अच्छी बात है। सर। अमेजिंग। अब यार मैं बच्चों सभी को बता दूं यहाँ पर कि रिद्धि और चेतन दोनों ही हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स थे, और दोनों ने ही रिकॉर्डेड मोड में बैच को कंप्लीट किया है। मतलब मैंने जब लाइव बैच ली थी वो पहले ले ली थी, बट दे हैव परचेज इट लेटर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट करके इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। तो इससे हमको ये चीज़ समझ आती है यार कि काफ़ी बच्चे जो लेट हो जाते हैं या दे मे डिसाइड लेटर की उनको करना है, तो उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डेड से भी आप सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो ज्यादा देखो, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ सबके लिए सेम है, बट आप कैसे उसकी तैयारी कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका कैलिबर, आपकी तैयारी, आपकी सिंसियरिटी बढ़िया रहेगी ना, तो रिकॉर्डेड देखो या लाइव देखो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले रिद्धि के पास आऊंगा। रिद्धि, मैं पूरी कॉस्टिंग की जर्नी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत, हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डे वन से, जिस दिन आपने, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बिफोर यू हैव डिसाइडेड कि मैं कॉस्टिंग, मतलब आपका क्या प्लान था, आपने शायद सोचा होगा कि किससे लूं, ये एक आपकी जो एक सर्चिंग हुई होगी वो भी आपके माइंड में होगी। तो वहां से लेकर एग्जाम जब आप लिख कर आए वहां तक की पूरी जर्नी एक बार बताइए, कॉस्टिंग को स्पेसिफिक रखते हुए। Sir, I studied maths and foundation from you. So अच्छा। then I found that Ultimate CA has given this opportunity. कॉस्टिंग आप पढ़ाओगे, तो वो तो फाइनल था कि कॉस्टिंग आपसे पढ़नी है। फिर मैंने यूट्यूब पे एक तो आपके डेमो लेक्चर्स देखे थे मई में, तो मुझे वो समझ में आया कि सब कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो रहा है, तो फिर मैंने आपका रिकॉर्डेड वाला बैच परचेज किया था। और आपने कुछ 75 लेक्चर्स में ही पूरा सब कंप्लीट करा दिया था। और एक भी स्टडी मटेरियल का या इलस्ट्रेशन कोई भी छोड़ा नहीं था, सब कंप्लीट किया था। तो मैंने पहले सारे वो लिए थे, रिकॉर्डेड क्लासेस थे वो कंप्लीट किए। उसके बाद आपने जो रिवीजन वीडियो लिए थे उसी में पीवाई की और आरटीपी एफटीपी के, उससे मुझे काफी हेल्प हुई क्योंकि मैं साथ साथ वो सॉल्व करती जाती थी हर चैप्टर वाइज।
जैसे अगर मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट किया, तो आपका मैंने पहले क्लासेस कंप्लीट की, उसके बाद पीडीएफ से डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपका वीडियो रेफर किया। उससे काफी हेल्प हुई कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या क्या चीज मैं मिस आउट कर रही हूँ जिसके चक्कर में आंसर गलत हो रहा है। तो वो जो आपके वीडियोस थे उससे मुझे काफी हेल्प हुई, क्योंकि ये बहुत कम फैकल्टी कवर करती है जो पीवाईक्यू और आरटीपी होते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो मुझे वो पार्ट आपका बहुत अच्छा लगा, उससे काफी हेल्प हुई क्वेश्चंस आंसर करने में। देन उसके बाद मैंने 2 मंथ्स में पूरी क्लासेस कंप्लीट की कॉस्टिंग की, एंड देन 15 डेज रिविजन किया कॉस्टिंग का, एंड देन 3 डेज रिविजन कॉस्टिंग का। तो इन टोटल 2 बार मैंने रिविजन कॉस्टिंग का किया, एंड इट वाज सफिशिएंट फॉर मी। एंड 2 बार के रिविजन में आई सॉल्व द क्वेश्चन दैट वर इम्पोर्टेंट फॉर मी। At the time of taking the classes only, I mark the questions which are important. बीच बीच में क्लासेस में आप भी कभी कभी हाईलाइट करवा देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप का, इसको मार्क कर लो। So that helped me a lot. So I solved those questions in my two revision, and before exam days, I also practiced that question. And for reference, those questions which was not covered by me, I saw the revision, 1 or 2 revision videos of yours, जिस चैप्टर के मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कैसे करना है, तो मैंने उससे हेल्प ली, और सर आराम से इजीली मैनेज हो गया था। पर इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं क्लास में उसको साथ में करते जाना है, क्योंकि सिर्फ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक खुद प्रैक्टिस करते नहीं रहेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की, आई थिंक। मतलब आप सो लिख दैट कर वाज भी माय। सारी चीजें करते थे, जो वीडियोस यस सिर्फ सर। देखते नहीं थे, आप उस चीज को अपने रजिस्टर में भी कंप्लीट करते थे। यस सर, और यहाँ क्योंकि पर सर डिफरेंस सिर्फ क्लियर। देख। यस सर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्लास में सिर्फ देखने से आई थिंक वो नहीं उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो जैसे आपने बोला कि आपने रिकॉर्डेड लिया और आपने 2 महीने में किया, तो इसका यस क्या सर। रीजन था? क्योंकि स्टूडेंट में वांट टू नो दिस कि इतने कम समय में आपने क्यों किया, या इतना लेट आपने क्यों चालू किया? सर मैंने मई में सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया था। मेरा प्लान ये था कि मैं ग्रुप सेकेंड बाद में दूंगी नवंबर में, पर सितंबर की अपॉर्चुनिटी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस। तो 2 महीने मैंने पहले दिन से ही अपना प्लान ऐसे बनाया था कि मुझे 2 रिवीजन कंप्लीट करने, एंड फॉर दैट आई नीड 2 मंथ्स। सो आई कंप्लीटेड माई इन 2 मंथ्स। I started revision in the week of July. So वो सितंबर तक कंप्लीट हो गया था, तो सब इजीली हो गया था सर। तो जैसे 75 लेक्चर्स हैं और आपको 2 महीने में करना, मतलब 60 डेज में, तो इसका मतलब आप हो सकता है एक दिन में एक से ज्यादा लेक्चर्स भी देखते होंगे कभी कभी। यस सर। सर तो मैं एक दिन में अराउंड 2 लेक्चर्स देखती थी, और जो जो छोटे कभी जो मतलब कम ड्यूरेशन वाले लेक्चर्स होते थे, तो उस दिन फिर 3 लेक्चर्स मैं देखती थी अच्छा, कॉस्टिंग के। मतलब असेंशियली देखा जाए तो 2 महीने से भी कम टाइम में आपने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली होंगी। यस सर। और जैसे क्लासेस चल रही हैं तो आपने उस समय जो भी मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसको आप साथ ही साथ लिखते भी थे क्या? जस्ट अ सेकंड, हाँ। यस सर। तो फॉर दैट, हाँ, सॉरी, क्या बोले? सर आई मेंटेन अ कॉपी फॉर दैट। मतलब आप जो क्लास में क्वेश्चंस करवाते थे, तो मैं साथ साथ वो पॉज करके साथ में मतलब प्रैक्टिस करती थी। एक तो उससे स्पीड भी बिल्डअप हुई हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आइडिया भी लग गया कि कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में, मतलब अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करें तो क्या एवरेज स्पीड रहनी चाहिए। तो एक बेनिफिट वो हुआ। फिर आप जो होमवर्क क्वेश्चंस देते थे, फिर मैं उसकी वो प्रैक्टिस करती थी, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको चेक करती थी कि आपने जो स्टेप्स कवर किए हैं वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सर कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग होती है, तो मैं ठीक। कोई स्टेप तो मिस आउट नहीं कर रही हूँ। अब वर्किंग नोट्स वगैरह मेरे प्रॉपर हैं कि नहीं है। अच्छा, तो जैसे एक दिन में आपने 2 लेक्चर देखे जिसमें आपने साथ में चीजों को लिखा भी, तो क्या आप स्पीड बढ़ाकर लेक्चर्स देखते थे या फिर 1 की स्पीड में ही देखते थे? सर मैं 1.5 2x की स्पीड पे देखती थी सर। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मतलब जहां अगर आपको लगता होगा तो आप उसको कम करें, बट मोस्टली वन यस पॉइंट सर। फाइव तो देखते ही होगे। 1.5, यस सर। ओके, तो वहां आपका वो ओवरऑल मेंटेन हो जाता, मतलब मेरा ये पूछना है कि जैसे दो 2 घंटे का अगर लेक्चर है तो वो 2 घंटे में आपका पूरा हो जाता था ना? सर हाँ, 10 15 मिनट मतलब कम लगते थे, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, क्योंकि आप तब। स्पीड में देख रहे हो बट आप पॉज भी करते थे अपने लिखने के लिए, यस तो सर। एवरेज आउट हो जाता होगा। एवरेज आउट, यस हाँ, सर। क्योंकि ये क्या होता है ना, जो लाइव हैं उनका अलग तरीका चलता है, वो साथ में चलते हैं तो वो अलग से नहीं कर पाते। तो आप रिकॉर्डेड वाले हो तो आपने उसको दूसरे तरीके से यूज किया कि भाई आप स्पीड में पढ़ रहे हो तो वो बचा हुआ टाइम आपने कहाँ यूज किया, अपने खुद के सेल्फ करने में, राइटिंग कि में, भाई यस सर के करने से पहले मैं करके देखूं कि मुझे बन रहा है कि नहीं, ताकि आगे आपको समझ में आए। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी था ये भी। और 2 महीने में आपने कर लिया और इतने अच्छे नंबर लेकर आए, ये बहुत अमेजिंग बात है।
पीवाई क्यू आरटीपी में आपने बोला कि वहां भी आप पहले खुद ट्राई करते थे, उसके बाद आप वीडियो देखते थे। तो ये भी एक यस अच्छा सर। पॉइंट है यार, अगर आप में से कोई लोग इस तरीके को अपनाना चाहें तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और एक बात बताना मुझे, मैं पूरा सिलेबस करवाता हूँ और उसके बाद पीवाई क्यू एमटीपी करवाता हूँ, है ना? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम पूरा स्टडी मैट कर लेते हैं तो हमको ओवरऑल पूरा एक कॉस्टिंग पर ग्रिप आती है, और फिर हम पीवाई क्यू आरटीपी करने के लिए ज्यादा बेस्ट सुटेड हैं। तो क्या आपको ये तरीका मेरा सही लगा, या फिर आपको लगता है कि शुरू से ही चैप्टर वाइज करते जाना था? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं चैप्टर वाइज करूंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा टाइम एफिशिएंट रहेगा। इसलिए मैंने चैप्टर वाइज प्रेफर किया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको कॉस्टिंग की बेसिक्स क्लियर है, तो आप सेकेंड ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो आपने पहले से ही देख लिया था कि रिकॉर्डिंग में ये आखिरी में लेक्चर्स पीवाई क्यू आरटीपी के हैं, यस और सर। आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से उस लेक्चर को देख लिया करते थे। यस सर। दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया यार, सही लगा ये भी। तो अब मैं, क्योंकि हम लोग सिलेबस और रिवीजन तक की बात आपसे कर चुके हैं, अब एग्जाम के जो लास्ट 1.5 2.5 डेज और एग्जाम वाले मोमेंट में मैं आपके पास आऊंगा, पर उसके पहले मैं चेतन के पास आना चाहता हूँ। चेतन, सेम क्वेश्चन टू यू, कि यस सर। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको क्लासेस कॉस्टिंग की रेगुलर मुझसे करना है बैच, और जब क्लासेस का दौरान आपका क्लास चल रहा था तो आपका भी कैसा शेड्यूल था, और कितने समय में आपने क्लासेस पूरी करी और कैसे यस रिवीजन सर। किया? ओवर टू यू। यस सर। सर, आई स्टार्टेड मैथ्स इन फाउंडेशन फ्रॉम यू। अच्छा। तो डिसाइडेड था कि कोचिंग तो आपसे करना है। हम्म। तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई, आई गेस जनवरी में मैंने ली थी। हम्म। सर, क्लासेस स्टार्ट हुई 50 to 60 डेज में मैंने कंप्लीट कर लिया था। ओके। 2 लेक्चर्स एवरेज पर डे दिखता था, हम्म। 1.25 या 1.5 की स्पीड में। हम्म। सर, रोक रोक के बीच में जैसे आप कुछ क्वेश्चंस बनाने देते थे तो रोक रोक के पॉज करके वो सॉल्व कर लेता था। एंड डेली क्लास के बाद जैसे जो आप होमवर्क देते थे, एक आध क्वेश्चन वो कर लिए, एंड एक क्वेश्चन अगर कोई सिमिलर दिखा तो वो कर लिए, ऐसे करता था। अच्छा। सर, ऐसे ही क्लास चलती रही तो क्लास के साथ साथ करते करते हो गया। देन क्लास खत्म होने के बाद सर आपने वो डाले थे, क्या बोलते हैं, रिविजन लेक्चर्स, तो वन शॉट वीडियोस। तो क्या करता था मैं कि पहले वन शॉट वीडियो देखता था, उससे चीज़ें रिवाइज हो जाती थी। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने पीडीएफ बना के दिया था, वो खुद ट्राई करता था, ओके। वो पूरे बनाता था। फिर जो भी डाउट्स होते थे ना, वो डाउट्स देखने के लिए फिर मैं पीवाईक्यू वाला आपका लेक्चर देखता था, तो वो डाउट्स जो होते थे वो उससे क्लियर कर लेता था। तो ओके। यही सीक्वेंस था, ऐसे 2 बार रिवाइज किया। एंड ऐसा ही करता था, पहले एक बार वन शॉट देख लिए, चीज़ें पूरी समझ हो गई, देन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये एक्चुअली मेरा पर्पस था, मतलब वन शॉट बनाने का, कि कुछ लोगों यस को सर। स्ट्रेटजी काफी काम आती है। क्या होता है, सिलेबस करने के बाद ना कई बार बच्चों को लगता है हम सब भूल गए, यस और सर। वहां पर अगर वापस रेफर करोगे तुम लेक्चर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए यस उसको सर। समरी फॉर्म में वन शॉट में बनाया, और मैं कई बच्चों को बोलता भी हूँ कि इफ यू हैव लेस टाइम, आप पूरा वीडियो पे डिपेंड मत हो जाओ, आप वीडियो को देखो, उससे यस सर। रिकॉल कर लो चीजें, और उसके बाद सेल्फ करो, तो स्पीड यस भी आ सर। जाएगी, और सेल्फ स्टडी के साथ कंप्रोमाइज भी नहीं होगा, और ये चीज आपने करी है और अच्छे नंबर लाए यस हैं। सर। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं स्ट्रेटजी बच्चों को देता हूँ, ये सही भी प्रूव हो रही है, इस चीज को मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यस सर। आपने भी 2 महीने में किया, आपका भी 1.5 का स्पीड लगभग था, और जैसा कि यस आपने सर। बताया कि आप रिवीजन इस तरीके से करते थे। जी सर। ओवरऑल आपको जैसे, मतलब कई बार क्या होता है ना, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ अपना अलग अलग वो होता है, मतलब कनेक्शन होता है। कुछ सब्जेक्ट को अपन को यस सर। करने का यस मन सर। करता है कि खाली टाइम मिला मैं एक और लेक्चर कर लेता हूँ, और कुछ में ऐसा लगता है जी कि सर। अरे यार बस खत्म करो यार कैसे भी, या कई बार मन नहीं होता। तो कॉस्टिंग आपके साथ, मतलब कैस्टिंग के साथ कैसा आपका रिलेशन था? सर, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यही होता है ना सर, क्वेश्चंस बनते हैं तो बनाने में मजा आता है कि हाँ। जब फ्री रहे 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं। जब फ्री रहे कोई 2-3 जो चैप्टर अच्छा लग रहा है उनमें से 2-3 क्वेश्चन बना लिए। हाँ। वैसे ही जब खाली रहता था, जैसे बीच में हाफ एन आवर या 1 आवर फ्री हूँ, तो कोई भी एक चैप्टर उठाता था रेंडमली, और हाँ। उसके आरटीपी या फिर एफटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था। अच्छा, तो सिलेबस खत्म और रिवीजन खत्म होने के बाद क्या आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया एक बार? यस सर। जो अभी सितंबर के लिए एमटीपी आए थे, वो मैंने दोनों किए। तो उसको आप टाइम पे कर पाते थे, मतलब कितने मार्क्स आए थे? यस सर। सर, मतलब दोनों एमटीपी अराउंड मैंने कर लिए थे 15-20 मिनट्स पहले, बट ओह। एग्जाम टाइम में 14 मार्क्स का छोड़ गया। मतलब एमटीपी में आपको लगा कि आपकी टाइम स्पीड सही है, लेकिन एग्जाम यस में सर। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गए थे, ऐसा कुछ था क्या? यस सर, वो क्या बोलते हैं, वो वाला क्वेश्चन था ना, ओवरहेड्स वाला,
उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। अच्छा, तो एक बात और टेन बताना ट्वेंटी यार, मिनट्स लगे थे कॉस्टिंग जी। में बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर समझ में सब आ गया, रिवीजन कर लिया, यस सर। वीडियोस देख, सब क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जब पेपर यस सर। करने जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। आप इसके लिए क्या यस टिप सर। देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? सर इसके लिए जो फर्स्ट 15 मिनट्स रहते हैं ना, उसमें ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमको बनाना ही है, हम्म। तो अपन वो छोड़ दो। हाँ। अब बाकी के जो चार बचते हैं, आई गेस पांच बचते हैं, उनमें से चार अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले 10 मिनट्स में ही ये अपन वो कर लें कि कौन से चार अपन को बनाने हैं। ये पहले 5-10 मिनट में समझ आ जाता है कि कौन से चार अपने को बनेंगे। हम्म। एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आप ये सोच लो कि पहले आपको कौन से दो बनाने हैं जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके। पहले 1.5 आवर में या पहले 1.5 आवर्स में वो दो क्वेश्चन तो आपको पूरे करने हैं। साथ में फिर एमसीक्यूज में जाना है 1.5 आवर में। फिर एमसीक्यूज खत्म करके फिर बचे हुए क्वेश्चंस में बाद में आएंगे। तो हम्म। उस हिसाब से जैसे अगर जैसे जो क्वेश्चन थोड़ा नहीं भी आता था, लाइक जो मेरा क्वेश्चन छूटा वो ऐसा ही था जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पूरा सही करूंगा, तो हाँ। वो वाला मैंने लास्ट में छोड़ दिया कि मेरे को जो आता है पहले मैं वो तो पूरा कंप्लीट कर लूँ, मेरे मार्क्स सिक्योर हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे जितना आया। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत ऐसे बढ़िया बात करके बताई, मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स भी ऐसे। आपने दिए, रिवीजन में आपने वीडियो और सेल्फ दोनों का कॉम्बिनेशन किया, पीवाईक्यू यस आरटीपी आपने खुद से सॉल्व की और उसके बाद आपने वीडियो रेफर किया, ये दोनों यस चीजें सर। मतलब रिद्धि ने भी ये अप्रोच फॉलो करी थी। तो यार मुझे यही समझ में आ रहा है बच्चों की, पीवाईक्यू आरटीपी में भी ना मैं सपोर्ट सब दे रहा हूँ, लेकिन खुद से यस करको सर। करके फिर देखोगे तो बहुत फायदा होगा उस चीज का। अब मैं वापस रिद्धि के पास आता हूँ। रिद्धि, मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट 1.5 या 2.5 डेज जो भी हमारे पास बचते हैं पिछले पेपर के बाद, तो वो मैनेज करना भी बड़ा चैलेंजिंग है कि उस 1.5 दिन में मैं पूरा कैसे रिवाइज करूं। तो आपका क्या प्लान था उसको लेके, और जो आपने प्लान किया वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ एग्जैक्टली पेपर के पहले? सर मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक के मार्क कर लिए थे। सो आई ट्राई टू रिवाइज देम बाय सॉल्विंग इन दैट 1.5 और 2.5 डेज। एंड देन मैंने थ्योरी स्किप नहीं की थी, मैंने कुछ हर चैप्टर्स के लेट्स से 3 और 4 पैराग्राफ्स मार्क कर लिए थे जो इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जनरली कॉस्टिंग में हम थ्योरी स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप वो अपने 10 to 12 मार्क्स इफेक्टिवली थ्योरी से सिक्योर कर सकते हो। जैसे मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसमें, सो आई स्किप दैट क्वेश्चन एंड अटेम्प्टेड द थ्योरी क्वेश्चन, तो वहां मेरे आराम से 10 मार्क्स सिक्योर हो गए। सो इफ यू हैव टाइम so then also go for theory, don't skip theory. And theory में भी chapters जो आपने बताए थे, chapter 1, 2, 3 and 4 that are important, and marginal costing is also important. मार्जिन और And बजट rest of लास्ट the, में। हम्म। yeah, budget also. And rest of the chapters we can skip for the theory. हम्म। So that helped me a lot for scoring such a mark. कि मैंने थ्योरी छोड़ा होता तो मेरा 70 में ही स्कोर रह जाता। सही बात है, और ये बहुत हाई चांसेस है कि हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें से कोई एक क्वेश्चन हमको नहीं बनेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट बदल के आते हैं हर बार। इट डिपेंड्स कि हमारा वो टॉपिक उतना डेप्थ में हुआ है कि नहीं, और थ्योरी में क्या ही टफ पूछेगा, मतलब पूछेगा तो सिलेबस में से। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी Yes, sir. कि अगर हम थ्योरी को एज अ बैकअप रखते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमसे कोई नहीं बन रहा है तो वहां थ्योरी हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब रिद्धि, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। Yes. जो भी बच्चे अभी सीए फाउंडेशन September 24 क्लियर करके आए एंड नाउ दे आर टारगेटिंग सीए इंटरमीडिएट September 25, तो वो अभी बहुत ही जल्द क्लासेस अपनी शुरू करेंगे। तो ओवरऑल इंटरमीडिएट के लिए आपका क्या टिप्स और सजेशंस होगा, क्योंकि आप रिसेंटली इंटरमीडिएट क्लियर किए हो, तो आपने कुछ गलतियां भी करी होंगी, आपको कुछ ऐसी चीजें पता चली होंगी जो आपको डे 1 में नहीं पता थी, बट ये पूरे 8-9 महीने प्रिपरेशन करने के बाद पता चली। तो हम आपका ये नॉलेज सीधे उन तक ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओवर टू यू। सर सर ऑनलाइन क्लासेस में मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारी कन्वीनियंस तो होता है तो हम कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो उस चक्कर में बैकलॉग्स काफी क्रिएट हो जाते हैं, तो हमें फर्स्ट डे से बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जब बाद में जाके ये रियलाइज होता है तब तक काफी टाइम निकल चुका होता है। तो फर्स्ट डे से एक तो बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, और जो क्लास में हो रहा है उसको अगर हम सेम डे रिवाइज कर लेते हैं तो वो मेमोरी में ज्यादा देर रिटेन रहता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक बार क्लासेस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन उसके बाद कर लेंगे, एक बार क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन तब तक वो रिटेन नहीं रह पाता उतने अच्छे से। तो रिवीजन करने में टाइम लगता है और थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, तो रिवीजन क्लासेस के साथ कंप्लीट करना है, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन देखने नहीं है, उसको जितने सॉल्व हो सकते हैं, मेन स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व हो जाते देन गो फॉर आरटीपी एंड पीवाईक्यूज एक्सेट्रा। और
एंड सर दैट्स ऑल आई वुड से। नहीं, काफी कवर कर दिया आपने, बहुत सही बात। एंड लॉ एंड ऑडिटिंग में राइटिंग प्रैक्टिस आई मस्ट से भी करनी चाहिए। ऑडिट में मतलब आप। बहुत ज्यादा लाइक ऑडिट में आप हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। उसको टीचर से पूछ लो या अपने किसी फ्रेंड से इवैल्यूएट करा लो कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए कि नहीं किए, तो एक प्रैक्टिस हो जाती है, स्पीड भी मेंटेन होती है। और एमटीपी आरटीपी जो लेटेस्ट है वो एग्जाम से पहले जरूर चेक करके जाने चाहिए पूरे प्रॉपर सॉल्व। एक तो उससे स्पीड मेंटेन हो जाती है और पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं। सो सर दैट्स ऑल। या और एक सवाल, इफ देर इज ए स्टूडेंट जो अभी भी सोच रहा है, अभी क्लासेस का टाइम है, अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया, तो इफ स्टूडेंट कम्स टू यू एंड आस्क कि प्रणव सर से मैं कॉस्टिंग पढूं या ना पढूं, तो आप उसको कैसे रिकमेंड करोगे? मतलब क्या ऐसी चीजें बताओगे कि जिससे वो डिसाइड कर पाए कि हाँ, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सर फर्स्टली तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपके जो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स हैं वो पहले वो करके देखें। मुझे लगता है वो उसी से सर कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि मुझे डेमो लेक्चर से ही सर मतलब लगा था कि सर आप कॉस्टिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हो, प्लस आप लिख लिख के एक एक क्वेश्चन कवर कराते हो। कई फैकल्टीज क्वेश्चन स्किप कर करके कराती है जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही कवर कराती है। एक तो आप, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हो सकता है मुझे जो क्वेश्चन टफ लगे वो दूसरे को इजी लगे, जो हम्म। मुझे इजी लगे वो दूसरे को टफ लगे। तो वो क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं, तो हर बच्चा मतलब जो एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, तो वो हर क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकता है आपके साथ। तो एक तो सर वो बेनिफिट मुझे लगा कि आप सारे क्वेश्चन कवर कराते हो। एंड ऑल्सो आप टीवाईक्यू आरटीपी भी कराते हो, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाती है। और जब बीच बीच में ट्रिक्स बताते हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और आप पूरा स्टेप वाइज लिखते हो, तो हमें भी पता चलता है कि हमें पेपर में अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी सर मैटर करता है थोड़ा कॉस्टिंग में। तो सर या इसलिए मुझे। गुड गुड गुड, गॉट इट, थैंक यू। चेतन, ओवर टू यू नाउ। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि यस सर। आपका भी लास्ट 1.5 डेज का एक्सपीरियंस एक बार जान लेते कि आपने कैसे लास्ट यस सर। 1.5 डेज को डिसाइड किया था और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया था। सर जब रिवीजन चल रहा था, जब प्रीवियस से क्वेश्चंस बना रहा था, तो जो भी टफ लग रहे थे तो उनको मार्क कर लिया था। एंड लास्ट 1.5 डेज में सर आप मैराथन लिए थे। नाइट में आई गेस 3-4 बजे तक चला था वो पूरा देखा था एक दिन पहले। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जो मार्क्ड अप क्वेश्चन थे, जो पुराने मार्क्ड क्वेश्चन थे, उनको रिवाइज किया था। तो मैराथन जैसे मतलब क्या होता है कि यस। यूजुअली दो ओपिनियन होती है, कुछ बच्चों का डिसाइड होता है कि मुझे ये पढ़ना है तो वो मैराथन में नहीं आते। यस और सर। आपने तो वन शॉट्स भी देखे हुए थे, तो आपको तो पता था कि ये यस पूरी सर। प्लेलिस्ट है। फिर भी यस ऐसा सर। क्या फैक्टर था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मैं लाइव मैराथन पूरी अटेंड करूंगा रात तक? सर एक्चुअली होता क्या है कि मतलब हम 2 बार रिवाइज कर लिए हैं, तो हमको ऑलमोस्ट सब्जेक्ट तो आता है। पर जो हम्म। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एंड मोमेंट पे स्टूडेंट से छूट जाते हैं, तो वो जैसे मैंने आपकी मैराथन की, वो जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एंड मोमेंट पे इंसान भूल सकते हैं और एग्जाम में फंस सकते हैं, वो चीज़ें उससे कवर हो जाती है। तो ओके। पूरे कॉन्सेप्ट एक बार में समझ हो जाते हैं, तो इजी हो जाता है थोड़ा रिवाइज कर। मतलब कहीं ना कहीं कम स्पीड में, मतलब कम समय में मैं ज्यादा स्पीड में वो चीज कवर करवा दे रहा हूँ, यस। जो कि शायद आप खुद करने बैठते तो ज्यादा टाइम लग जाता। यस। राइट। चलो बढ़िया और यार। सर काफी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं जो अब स्टूडेंट खुद करे तो वो उसका ध्यान नहीं जाता कि ये ध्यान नहीं छोटे जाता। पॉइंट छूट जा सकता है। हाँ लेकिन हाँ। आप कराते हैं तो वो फिर पूरा हो जाता है। और ताज़ा वो ताज़ा छोटे रहता है कि पॉइंट्स भाई भी। आज रात को हाँ। किया, परसों ही पेपर देना है, तो वो माइंड हाँ। में रहता है वो वो पॉइंट। छोटे पॉइंट्स भी वो कवर हो जाते हैं। हम्म। तो आपसे भी वो सेम क्वेश्चन, इंटरमीडिएट की जर्नी आपकी भी कंप्लीट हुई है, आप भी अब सीए फाइनलिस्ट हो चुके हैं, तो आपके यस सर। पिछले एक साल का जो एक्सपीरियंस था पूरे इंटरमीडिएट का, उसके बेसिस पे कुछ यस। डूज या डोंट्स आप जो अपने जूनियर्स को बताना चाहें। यस सर। सर पहला तो बैकलॉग्स बिल्कुल भी बनाने की वो ना करें। मतलब बैकलॉग्स के चक्कर में अगर फंसेंगे तो वो चलता जाता है, एकदम कंटिन्यूस लूप में फंस जाएंगे। एक्यूमुलेट होता और जाता है। दूसरा। यस सर। और दूसरा सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सारे क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करके करें। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते जाते हैं, तो उससे मतलब क्वेश्चन देखने में सेम लगते हैं, बट कुछ ना कुछ एक आधा एडजस्टमेंट ऐसा होता है जो पहले नहीं था, तो उनका वो कवर नहीं होता। हाँ। और जैसे अगर लॉ ऑडिट की बात की जाए तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, कीवर्ड्स लिखते जाएं, कीवर्ड्स हम्म। प्रैक्टिस करते जाएं अपने नोटबुक में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन,
if an Yes student sir. comes to you and ask about Yes the sir. costing batch, so how was Yes your sir. experience and how would you recommend him about my batch? सर पहले तो आपके डेमो ने लेक्चर्स देखने बोलेंगे। सर जैसा उन्होंने बोला कि वो बच्चा वैसे ही कन्विंस हो जाएगा। एंड सर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका है वो बहुत अच्छा है सर। मतलब बहुत बेसिक लेवल से। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लास याद है मार्जिनल कॉस्टिंग की। हम्म। सर वो जो आपने एग्जाम्पल बनाया था बेवफा मैगी पॉइंट, तो वो इतना बेसिक, वो इतने बेसिक से जब चीज़ें ऊपर उठती हैं तो वो कोई भी मतलब बिलो एवरेज बच्चा भी होगा तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ें समझना। तो आप वो बहुत बेसिक लेवल से समझाते हो तो उसके कारण तो बेस्ट है सर। ओके, वो उसको मैंने नाम भी दिया है, इसको मैं स्टेप अप अप्रोच बोलता हूँ, कि हम लोग यस कभी सर। भी किसी चीज पे जंप नहीं करते, बहुत यस छोटे सर। छोटे पॉइंट्स को ऐड करते करते उस लेवल तक पहुंचते हैं, और आई थिंक स्टूडेंट को बाद में रियलाइज होता है कि अरे वो इस लेवल तक पहुंच चुका है। मतलब यस सर करते समय उसको कि लगता है मतलब कि इस लेवल आसानी से। मतलब इंस्टीट्यूट के ज्यादा इंस्टीट्यूट के बराबर के लेवल तक पहुंच गए, हमको पता ही नहीं चलता कि हम हाँ, इतना कर लिए। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में आएंगे तो कई बार यस सर। डिमोटिवेशन हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी तो लगता होगा कि सर बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, बोर हो रहा है। तो कभी कभी जैसे हम तो रिकॉर्डेड थे तो कभी ऐसा लगता था कि बहुत स्लो हो रहा है या बहुत बेसिक है तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते थे तो वो चीज़ें हो जाती थी। हम्म। बट आपने ये जो बात बोली कि भाई, और आई थिंक रिद्धि ने भी बोली थी, कि हर स्टूडेंट का ग्रेस्पिंग अलग होता है, और एज ए यस सर। टीचर आई हैव टू कलेक्टिवली टेक ऑल ऑफ यू, है ना। यस सर। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊँ, और जिनका यस ग्रास्पिंग यस। लेवल अच्छा है, मैं यहाँ स्टूडेंट से बोल रहा हूँ जो नए बच्चे आने वाले हैं उनसे, कि अगर आपको लगता है कि आपका ग्रास्पिंग तेज है ना, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर रिकॉर्डेड, सो दैट आपके पास वहाँ चॉइस होगी, कि आपको अगर कोई चीज में ऐसा लग रहा है कि सर ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो समझना उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ जिनको जरूरत है उस चीज की। ठीक है, लाइव क्लास में आप कभी ज्वाइन करके देखना, तो आपको रियलाइज होगा कि लाइव क्लास में वो 3 बार बताने के बाद भी कोई ना कोई बच्चा मैसेज करता है कि सर एक बार और रिपीट कर दो। तो यस सर ये वो काफ़ी मेरी होता है। वो मेरी जिम्मेदारी है, तो करना है। बट अगर आपको लगता है ग्रेस्पिंग तेज है, तो आप डेफिनेटली रिकॉर्डेड लेकर उस पार्ट को स्पीड अप करके आगे कर सकते हो। और बाकी ओवर टू यू, बिल्कुल जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं बच्चों। तो आई गेस चेतन से और रिद्धि से जो हम लोगों को यहाँ पर टिप्स, सजेशंस और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस से जो अच्छे पॉइंट्स मिले, प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बाद में आप भी भूल जाते हो, और इसको अपने इंटरमीडिएट की जर्नी में जरूर इनकॉर्पोरेट करना। मैं रिद्धि को, चेतन को, दोनों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ पूरी अल्टीमेट सीए टीम की तरफ थैंक यू से, सर। कि आपका आर्टिकलशिप का जो आने वाला फेज है वो बहुत ही अच्छा रहे। और एक सजेशन मेरी तरफ से, कि यार आर्टिकलशिप के जो पहला 1 साल है ना, उसमें ज्यादा पढ़ाई के बारे में मत सोचना, अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि ये सीखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। जब आपका सेकंड फेज आता है ना कहीं फाइनल की टेंशन आपके माइंड में आती है, तो वो जो आपकी लर्निंग है वो सेकेंडरी हो जाती है। बट पहला 1 साल एकदम डेडिकेटेडली आप चीजों को सीखने में रखो, एक्सेल, टैली, जो भी टूल्स हैं सब सीखो, सीनियर से पूछने में हेजिटेट मत करो, जो भी वो लोग मतलब जो भी आपको लगता है, तो ऐसा मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं पूछता हूँ, तो बी सिली, बी चाइल्ड, मतलब बिल्कुल क्यूरियस रहो, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में कुछ भी पूछ लेते थे ना, वैसे आर्टिकलशिप में भी रखोगे तो आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। और आर्टिकलशिप की लर्निंग एक अलग लेवल की होती है, वो जॉब में नहीं बन पाती, जॉब में बहुत सोफिस्टिकेशन होता है, आर्टिकलशिप में आपके पास अधिकार होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब बताओ, और आप सीए बनने के बाद वो चीज नहीं पूछ पाते, इसलिए उसका भरपूर यूज करें। और ये जो मॉडल आईसीआई ने बनाया है ना, एग्जाम्स देन आर्टिकलशिप एंड देन एग्जाम, ये मतलब एकदम यूनिक मॉडल है जो किसी और कोर्स में तुमको नहीं मिलेगा। when you become a CA, you also have the experience of working in a real world, and that's amazing thing about our course. So इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड अगेन ऑल द बेस्ट एवरी। थैंक यू थैंक ओके, यू सर। सर। थैंक यू सो चलो। मच सर।